डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम प्रिंसिपल ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ कंटूर्स को स्टडी करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। स्टूडेंट्स, इस प्रिंसिपल को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और इस प्रिंसिपल का बेनिफिट ये होगा कि हम डिफिकल्ट कंटूर्स को सिंपल कंटूर्स में सॉल्व कर पाएंगे या आप तो कह लें कि कन्वर्ट कर पाएंगे ताकि जो इंटेग्रल है उसको सॉल्व करना आसान हो। अब ये प्रिंसिपल वर्किंग कैसे करता है? इफ f is analytic in a multi-connected domain D, then we cannot conclude that closed integral C f of z dz which is equal to 0 for every simple closed contour C and D। अब अगर कोई फंक्शन किसी मल्टी कनेक्टेड डोमेन में एनालिटिक होता है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि अगर हम कोई भी सिंपल क्लोज कंटूर सी लें तो ये रिजल्ट होल्ड करे। ये मल्टी कनेक्टेड डोमेन के लिए रिजल्ट नहीं था, ये रिजल्ट हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सिंपल क्लोज कंटूर्स के लिए पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक होगा इन अ सिंपल क्लोज कंटूर सी में, देन क्लोज इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड विच इज इक्वल टू 0, ये रिजल्ट क्या करेगा? होल्ड करेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि इसी रिजल्ट को होल्ड करने के लिए मल्टी कनेक्टेड डोमेन को सिंपल क्लोज यानी आप कह लें डोमेन में कन्वर्ट करेंगे। अब इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं? सपोज डी इज डबली कनेक्टेड डोमेन and C1 are simple closed contours such that C1 surrounds the whole in D। अब देखें, अगर यहाँ पर हमने जो मल्टी कनेक्टेड डोमेन लिया है वो लिया है डबली कनेक्टेड। डबली कनेक्टेड डोमेन क्या होती है? एक ऐसी डोमेन जिसमें सिर्फ एक होल है। यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक होल है और ये डोमेन होगी, ये क्या होगी? डबली कनेक्टेड होगी। और इसमें हमने कोई C और C1 दो लिए हैं सिंपल क्लोज कंटूर्स, और जो C1 है वो इस होल को क्या कर रही है? कवर कर रही है, सराउंड कर रही है, यानी C1 सराउंड्स द होल इन D एंड इंटीरियर टू C, और जो C1 है वो C के अंदर ही लाई कर रही है। सपोज ऑल्सो F इज एनालिटिक ऑन ईच कंटूर्स एंड ईच पॉइंट इंटीरियर टू C बट एक्सटीरियर टू C1। अब देखिए, यहाँ पर हमने कोई f एक फंक्शन लिया है जो कि इस डोमेन पर एनालिटिक है, यानी C के तमाम पॉइंट्स पर, यानी इन तमाम पॉइंट्स पर, और एक्सटीरियर टू C1 यानी C1 के अंदर वाले पॉइंट्स पर नहीं, C1 के बाहर वाले पॉइंट्स पर। अगर कोई हमने फंक्शन लिया f और वो एक एनालिटिक फंक्शन है, बट नो we introduce a crosscut or bridge AB as shown below। तो इस मल्टी कनेक्टेड डोमेन को सिंपल क्लोज कंटूर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर एक इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं क्रॉसकट या ब्रिज AB, जैसे कि यहाँ पर इस फिगर में बताया हुआ है। इस फिगर में देखें स्टूडेंट्स, ये हमने जो AB लिया है ये हमारे पास एक ब्रिज है जो कि इस मल्टी कनेक्टेड डोमेन को सिंपली क्लोज कंटूर में कन्वर्ट कर रही है। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर अगर हम ब्रिज इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो ये जो अंदर वाला पोर्शन है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ये जो बाहर वाला पोर्शन है, ये सारा पोर्शन जो कि यहाँ पर हमने हाईलाइट किया होगा, ये वाला पोर्शन सारा, ये बाकी सिंपल जो क्लोज कंटूर होगी उसमें इंक्लूड होगा। तो हमने क्या किया कि बाय इंट्रोड्यूसिंग क्रॉसकट और ब्रिज AB हमने मल्टी कनेक्टेड डोमेन को सिंपल क्लोज कंटूर में कन्वर्ट कर लिया। नो सिंपली कनेक्टेड, अब जो द रीजन बाउंडेड बिटवीन द कर्व्स इज नो सिंपली कनेक्टेड। अब जो ये वाला रीजन है जिसको यहाँ पर अभी हाईलाइट किया हुआ है, ये सारा रीजन क्या है? ये सिंपली कनेक्टेड रीजन है। ये अब मल्टी कनेक्टेड रीजन नहीं रहा। बाय इंट्रोड्यूसिंग ब्रिज या क्रॉसकट ये हमारे पास जो रीजन है अब ये कन्वर्ट हो चुका है सिंपली कनेक्टेड। सो बाय कॉशी-गॉर्सेट थ्योरम, अगर हम इस पर कॉशी-गॉर्सेट थ्योरम अप्लाई करते हैं
तो क्लोज इंटेग्रल सी, अब देखें स्टूडेंट्स ये सी वाली कंटूर, ए बी, ये हमने अभी ये वाला जो लाइन थी ब्रिज की, ये बी, फिर सी वन, फिर जो हमने यहाँ पर सी वन कंटूर ली हुई थी, ये वाली कंटूर सी वन, फिर बी ए, और ये वाला जो बी ए, यानी ये वाली क्या होगा कि इस डोमेन पर जो क्लोज इंटेग्रल सी, ठीक है, अगर आप इसको एज अ सी रखें बाय यूजिंग कॉची-गॉसेट थ्योरम, तो यानी क्लोज इंटेग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड विच इज इक्वल टू क्या होगा, 0, क्योंकि अब यहाँ पर जो ये मल्टी कनेक्टेड डोमेन थी, क्योंकि वो हमें अभी सिंपली कनेक्टेड डोमेन में कन्वर्ट हो चुकी है, तो यहाँ पर हम कॉची-गॉसेट थ्योरम के मुताबिक के अकॉर्डिंग इस क्लोज इंटेग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड ये किसके इक्वल होगा, 0 के। अब स्टूडेंट्स इस जो कंटूर ये है सी है, जिसको हमने नाम दिया है, यानी सी ए बी सी वन बी ए को सी का नाम दिया है, उसको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, तो क्लोज इंटेग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड ये किसके है, प्लस अब ये पहला हमने ये वाला लिख लिया, यानी क्लोज इंटेग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड, और स्टूडेंट्स इसकी जो डायरेक्शन है, ये जो सी है, इसकी डायरेक्शन स्टूडेंट्स काउंटर क्लॉकवाइज है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन, प्लस अब जो ए बी, ये जो लाइन थी जो हमने क्रॉस ब्रिज या आप कह लें क्रॉस कट इंट्रोड्यूस कराया था, तो इसके अलोंग इस इंटेग्रल की वैल्यू प्लस अब ये वाला बी ए, ठीक है स्टूडेंट्स, बी ए को हम यहाँ पर हमने माइनस ए बी यहाँ पर हमने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, यानी इस बी ए को, अब ये क्या होगा, इसके अलोंग प्लस अब सी वन। अब देखें स्टूडेंट, जो यहाँ से हमने ए से शुरू किया था, बी, और ये जो अंदर वाला है पोर्शन सी वन, अब स्टूडेंट सी वन की जो यहाँ पर डायरेक्शन है वो है क्लॉकवाइज, एफ ऑफ जेड डी जेड विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने क्या किया कि इस जो हमारे पास कंटूर कह लें आप, जो हमें अभी मिली है, इसको हमने क्या किया, अलग अलग कर दिया। अब स्टूडेंट्स इस इंटेग्रल को हम किस तरह लिख सकते हैं, माइनस ए बी, तो ये पॉजिटिव, ये सेकंड वाला पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये दोनों आपस में क्या हुए, कैंसिल हो गए। और अगर स्टूडेंट्स अगर कोई हमारे पास डायरेक्शन यानी क्लॉकवाइज हो, यानी नेगेटिव हो, अगर उसको हमने काउंटर क्लॉकवाइज बनाना हो तो हम क्या लगाते हैं, बाहर माइनस लगाते हैं। अब ये डायरेक्शन क्या हो चुकी है, काउंटर क्लॉकवाइज बन गई, यानी ये पहला इंटेग्रल है और जो अभी ये लास्ट इंटेग्रल है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो अगर हम इस लास्ट वाले इंटेग्रल को राइट साइड पर ले जाएं 0 के, तो हमारे पास क्या आता है, क्लोज इंटेग्रल सी, अब ये डायरेक्शन दोनों की पॉजिटिव है, यानी क्लोज इंटेग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड ये किसके इक्वल हो जाएगा, क्लोज इंटेग्रल सी वन एफ ऑफ जेड डी जेड। इस रिजल्ट या इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ कंटूर्स कहते हैं। यानी हमने क्या किया कि सी को डिफॉर्म किया किसमें, सी वन में। यहाँ पर हमने जब क्रॉस ब्रिज कह लें, क्रॉस कट कह लें या ब्रिज कह लें, जब हमने इसको इंट्रोड्यूस कराया एक मल्टी कनेक्टेड डोमेन पर, तो जो हमें सिंपली कनेक्टेड डोमेन मिली, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो सी था ये डिफॉर्म हो चुका है सी वन में, यानी कन्वर्ट हो चुका है सी वन। तो ये जो इक्वेशन स्टेरे है, इसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे आगे रेस्टेज में। अगर हमारे पास कोई डिफिकल्ट कंटूर्स गिवन हो तो हम क्या करते हैं कि एक न्यू कंटूर इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ताकि हमारे पास जो इंटेग्रल है उसको सॉल्व करना आसान हो। तो इस इक्वेशन स्टेरे को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ कंटूर्स कहते हैं। यहाँ पर जो सी थी वो सी वन में डिफॉर्म हो चुकी है। अब देखें, सिंस वी कैन थिंक ऑफ द कंटूर सी वन एज अ कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन ऑफ द कंटूर सी। अब जो सी वन है ये हमें कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन ऑफ कंटूर सी से मिली है। अंडर दिस डिफॉर्मेशन द वैल्यू ऑफ इंटेग्रल डज नॉट चेंज। अगर हम क्या करें कि सी को डिफॉर्म करें सी वन में, तो जो इंटेग्रल होगा उसकी वैल्यू पर कोई असर नहीं होगा, यानी वो चेंज नहीं होगा, वो सेम टू सेम होगा। तो द बेनिफिट ऑफ इक्वेशन स्टेरे या प्रिंसिपल ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ कंटूर्स is that we can evaluate an integral over a complicated
simple closed contour by replacing C with contour C1। हम क्या कर सकते हैं इस प्रिंसिपल को यूज करते हुए, जो कॉम्प्लिकेटेड सिंपल क्लोज कंटूर्स हो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंपल क्लोज कंटूर C1 के साथ। दैट इज मोर कन्वीनियंट, जो कि सॉल्व करना हमारे पास क्या होती है, इजी होती है। कि हम बजाय कॉम्प्लिकेटेड कंटूर को सॉल्व करें, हम क्या करते हैं कि बाय यूजिंग दिस प्रिंसिपल हम एक यानी मोर कन्वीनियंट कंटूर C1 इंट्रोड्यूस करते हैं, जिस पर जो कि इंटेग्रल की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। यानी जो C पर इंटेग्रल की वैल्यू होगी वही C1 पर जो इंटेग्रल की वैल्यू होगी, दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। अब स्टूडेंट्स इसकी एक एग्जांपल समझ लें या क्वेश्चन समझ लें, इसको सॉल्व कर लेते हैं कि ये कैसे हम इस प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे। evaluate close integral C 3z over z minus iota where C is contour shown in figure। अब स्टूडेंट्स ये जो यहाँ पर C बताई हुई है कंटूर, ये जो आप देख रहे हैं बाहर वाला पोर्शन, ये सारी कंटूर्स है। अब ये स्टूडेंट्स बजाय तौर पर ये कंटूर क्या हो रही है, डिफिकल्ट लग रही है। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो फिर हम क्या करेंगे, इसके पार्ट्स बनाएंगे। यानी एक ये लाइन एक पार्ट होगी, ये लाइन एक पार्ट होगी, ये लाइन एक पार्ट बनेगी, ये लाइन एक पार्ट बनेगी, इस तरह ये भी लाइन एक पार्ट बनेगी और ये भी लाइन एक पार्ट बनेगी। हम इस होल कंटूर को 4 से 5 पार्ट्स में मुझे अलग-अलग यानी कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर इसको सॉल्व करके फिर ऐड करना पड़ेगा। तो इस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम इस प्रिंसिपल को यूज करते हैं। अब स्टूडेंट देखें इस प्रिंसिपल को कैसे यूज कर रहे हैं। यहाँ पर यूजिंग दिस प्रिंसिपल जो कि हमारे पास ऊपर गिवन है, यानी इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ कंटूर्स। सो वी कैन चूज द मोर कन्वीनियंट सर्कुलर कंटूर C1 बाय टेकिंग रेडियस R इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हमने एक देखे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने आयोटा सेंटर पर एक कंटूर इंट्रोड्यूस करवाई है जिसका रेडियस क्या है, 1 है। वी ग्रांटेड दैट C1 lies in C। अब जो यहाँ पर हमने ये सर्कुलर कंटूर इंट्रोड्यूस करवाई है, अब ये गारंटी होनी चाहिए कि ये किसी कॉम्प्लिकेटेड कंटूर के अंदर ही होनी चाहिए। अगर ये अंदर होगी तब जाके हम इस प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम इस प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं कर सकते। इन अदर वर्ड्स C1 इज द सर्कल। अब जो C1 है एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, आयोटा है, और इसका रेडियस स्टूडेंट्स क्या है, 1 है। तो ये चीज यहाँ पर हमने फिगर में शो की है। अब ये चीज देखें स्टूडेंट्स, ये z माइनस आयोटा यहाँ पर भी गिवन था इसी क्वेश्चन में, तो इस चीज को हमने यहाँ पर यूज किया है एज अ सर्कल, यानी z माइनस आयोटा का मॉड इज इक्वल टू 1, यानी एक हमने यहाँ पर सर्कल इंट्रोड्यूस किया है जिसका जो सेंटर है वो आयोटा है। तो इट कैन बी पैरामीटराइज्ड बाय। अब इसी सर्कल को हम पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स देखें। तो z ऑफ t होता है वो किसके इक्वल होता है, z0 प्लस r e की पावर आयोटा t, और यहाँ पर जो t है इसकी रेंज होती है 0 to 2 पाई। यानी अब पैरामीटराइजेशन ऑफ सर्कल सेंटर्ड एट z0 विद रेडियस r। अब जो इस किस्म का अगर हमें कोई सर्कल गिवन हो, इक्वेशन गिवन हो, उसकी जो पैरामेट्रिक फॉर्म होगी वो स्टूडेंट्स ये होगी, यानी z ऑफ t किसके इक्वल होगा, z0 प्लस r इंटू कॉस ऑफ t प्लस आयोटा साइन ऑफ t, और यहाँ पर जो t होगा वो ग्रेटर देन 0 लेस देन 2 पाई होगा। या आप इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो z ऑफ t किसके इक्वल होगा, z0 प्लस r e की पावर आयोटा t। तो यही हमने यहाँ पर लिखा है, इसकी यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर z0 तो हमें आयोटा गिवन है, और यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू पुट की तो z ऑफ t इसकी इक्वल हो गया आयोटा प्लस यहाँ पर r 1 है तो ये आयोटा प्लस e की पावर आयोटा t, तो ये हमें z ऑफ t की वैल्यू मिली। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें एक और वैल्यू चाहिए, यहाँ पर हमें z प्राइम ऑफ t की वैल्यू चाहिए, तो ये किसकी इक्वल होगा स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी इसी का रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव लें तो हमें क्या मिलता है, z प्राइम ऑफ t विच इज इक्वल टू आयोटा e की पावर आयोटा t।
और स्टूडेंट्स यहाँ से हमें z माइनस आयोटा की क्या वैल्यू मिलती है, e की पावर आयोटा t। तो हमें इस इंटेग्रल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए था, z प्राइम ऑफ t की वैल्यू चाहिए थी और z माइनस आयोटा की वैल्यू चाहिए थी। यहाँ पर हम इन्हीं वैल्यूज को पुट करेंगे तो देखें हमें क्या मिलता है रिजल्ट। क्लोज इंटेग्रल c dz ओवर z माइनस आयोटा विच इज इक्वल टू क्लोज इंटेग्रल c1 dz ओवर z माइनस आयोटा। अब यहाँ पर जो c है, ये जो हमारे पास ये बाहर वाला रीजन थी, आप पहले ये जो होल कंटूर थी, ये अब किसके इक्वल हो गई, इसी c1 के। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि c जो 1 है वो इंटायरली इसी के अंदर ही लाई कर रही है। बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ डिफॉर्मेशन हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, c क्लोज इंटेग्रल c dz ओवर z माइनस आयोटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, क्लोज इंटेग्रल c dz ओवर z माइनस आयोटा। अब स्टूडेंट यहाँ पर dz की वैल्यू पुट करें और z माइनस आयोटा की वैल्यू पुट करें तो dz की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ये z प्राइम ऑफ t होगा dz। तो ये आता है आयोटा e की पावर आयोटा t और z माइनस आयोटा किसके इक्वल है, a की पावर आयोटा t। तो स्टूडेंट ये a की पावर आयोटा t से ये कैंसिल, तो बाकी हमारे पास क्या आ गया, आयोटा आ गया। और यहाँ पर जो c1 है उसकी यहाँ पर t की वैल्यू क्या है, 0 to 2 पाई है। तो यहाँ से आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि इस होल c के अगर हम अलोंग इसकी वैल्यूज फाइंड करते तो ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन हो जाना था। तो अब हम प्रिंसिपल को यूज करते हुए और हमें क्या कर रहे हैं कि हमें वर्क करना आसान हो गया, यानी इसी c1, क्योंकि ये c1 एज अ सर्कल है तो सर्कल के अलोंग हमें क्या करना हो गया, काम करना आसान हो गया। तो यहाँ पर t की लिमिट है 0 to 2 पाई, तो यहाँ से हमने e की पावर आयोटा t से e की पावर आयोटा t कैंसिल कर दिया, तो ये आयोटा बाकी आ गया। तो अगर हम आयोटा को बाहर ले आए और इस इंटीग्रल को सॉल्व करें तो हमारे पास जो रिजल्ट क्या आता है, 2 पाई आयोटा। यानी इस कंटूर का अगर हम इस इंटीग्रल को, यानी जो ये कंटूर गिवन है जैसे कि फिगर में गिवन है, इस कंटूर के अलोंग इसको अगर हम सॉल्व करें तब भी हमारे पास आंसर क्या आना था, आयोटा 2 पाई आना था। अगर हम इसी सर्कल के अलोंग इसको सॉल्व कर रहे हैं जो कि हमारे पास बाय यूजिंग प्रिंसिपल बहुत ही आसान हो गया सॉल्व करना, तो इसके अलोंग भी हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 2 पाई आ रहा है, 2 पाई आयोटा आ रहा है। और क्योंकि ये डोमेन इसी कंटूर के अंदर ही लाई कर रही है तो ये रिजल्ट हम इस रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस इंटीग्रल का जो आंसर है वो हमारे पास क्या आता है, 2 पाई आयोटा। तो इस रिजल्ट को आगे हम एक कह लें आप फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं और या आप कह लें जनरल रिजल्ट आप कह सकते हैं, तो वो क्या होगा, द रिजल्ट इन एग्जाम्पल can be generalized as if z naught is any constant complex number interior to any simple closed contour C। अगर z naught, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जो z naught था आयोटा था। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट, जो हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया थी कर्व C1, अब जो आयोटा है z naught कह लें जो है ये इसी के अंदर ही लाई कर रहे हैं। तो इसी रिजल्ट को हम क्या कर सकते हैं, यानी जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर z नॉट कोई कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हो और वो उसी सिंपली क्लोज कंटूर C में ही लाई करे, देन फॉर एनी इंटीजर वी है। अब ये जो इक्वेशन स्टडी है ये बहुत ही अहम रिजल्ट है जो कि आगे जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उनमें ये यूज करेंगे। अब स्टूडेंट्स ये जनरल रिजल्ट क्या है कि अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर z नॉट, कोई कांस्टेंट कम्प्लेक्स नंबर, ये किसी सिंपल क्लोज कंटूर C के अंदर ही लाई करे तो ये रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, क्लोज इंटीग्रल C dz ओवर z माइनस z नॉट की पावर n जो कि इक्वल होगा 2 पाई आयोटा इफ n इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट अगर यहाँ पर n क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 पाई आयोटा आएगी। अगर यहाँ पर n ग्रेटर देन 1 हो तो वो वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। ये अगर यहाँ पर n की वैल्यू 0 हो जाए, -1 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए,
5 हो जाए, 100 हो जाए, तब भी इस इंटेग्रल की वैल्यू क्या आनी है, 0 आनी है। ओनली n इज इक्वल टू 1 पर स्टूडेंट ये क्या आता है, सिर्फ 2 पाई आयोटा। तो इस चीज को अपने फार्मूले को लाजमी याद रखना है, ताकि आगे जो भी क्वेश्चन होंगे हम इनमें ये यूज करेंगे इस जनरल रिजल्ट। अब नोट दैट दिस रिजल्ट नीड नॉट बी फंक्शन इज एनालिटिक। अब स्टूडेंट्स जो ये रिजल्ट है, जो यहाँ पर हमें इक्वेशन नंबर 7 देखी है, ये क्या करता है कि दिस रिजल्ट नीड नॉट द फंक्शन इज एनालिटिक। इन अदर वर्ड्स इट कैन हैपन दैट के क्लोज इंटेग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड विच इज इक्वल टू 0 विदाउट एफ बीइंग एनालिटिक विद इन सी। अब इस रिजल्ट को जो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 7 है, अब ये रिजल्ट इसकी यहाँ पर हमें एनालिटिक चेक करने की जरूरत नहीं होती। अब हम क्या करते हैं, सिर्फ जेड नॉट पर ही डिपेंड करते हैं कि अगर ये जेड नॉट उसी कंटूर के अंदर लाइक कर रहा है तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 2 पाई आयोटा आएगा। अगर यही जेड नॉट यानी उस कंटूर के अंदर लाई नहीं कर रहा तो स्टूडेंट्स ये रिजल्ट क्या आने हैं, 0 आने। इस चीज को हम क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो देखें नेक्स्ट एग्जांपल, evaluate close integral c 5z plus 7 over z square plus 2z minus 3 dz where c is circle। अब यहाँ पर जो हमें कंटूर गिवन है स्टूडेंट्स, वो एक सर्कल है जिसका रेडियस 2 है और सेंटर भी 2 है। देखिए स्टूडेंट, इसको अगर हम लिखें तो ये हमारे पास बनता है x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। तो ये यहाँ पर इक्वेशन बनती है सर्कल की, जो कि हमें गिवन कंटूर है। तो अगर हम इसको x और y एक्सिस पर ड्रॉ करें तो इस तरह का हमें ये सर्कल मिलेगा। तो इस सर्कल के अलोंग हमने क्या करना है कि इस इंटेग्रल की वैल्यू निकालनी है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, सिंस डिनोमिनेटर फैक्टर एज, अगर हम देखें स्टूडेंट्स इस डिनोमिनेटर को अगर हम फैक्टराइज करें तो क्या रिजल्ट आता है, z माइनस 1 into z प्लस 3। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही रिजल्ट आता है। यानी हमने इस की क्या कर ली, फैक्टराइज कर लिया किसमें, ये दो वैल्यूज में। द रैशनल फंक्शन आर नॉट एनालिटिक एट जीरोस ऑफ डिनोमिनेटर। हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं जो रैशनल फंक्शन होते हैं वो एनालिटिक नहीं होते एट जीरोस ऑफ डिनोमिनेटर। अगर हम इस चीज को 0 के इक्वल रखें और इसको सॉल्व करें फॉर द वैल्यू ऑफ z, देन जो पॉइंट्स हमें मिलेंगे उन पॉइंट्स पर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो हम उन पॉइंट्स को पहले क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो z माइनस 1 into z प्लस 3 इक्वल था 0 के, यानी इस डिनोमिनेटर को हमने रखा इक्वल 0 के और इसको सॉल्व किया फॉर द वैल्यू ऑफ z। तो हमें z की दो वैल्यूज मिली, एक z इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू माइनस 3। अब स्टूडेंट्स जो z इज इक्वल टू 1 है ये इसी कंटूर के अंदर लाई कर रहा है और z इज इक्वल टू माइनस 3 ये इस कंटूर से बाहर पॉइंट है। तो जो हमने ऊपर रिजल्ट देखा उस चीज को हम यहाँ पर यूज करेंगे। उस चीज को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रल की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इंटीग्रैंड फेल टू बी एनालिटिक एट z इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 3 माइनस 3। अब ये जो ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर ये जो फंक्शन है 5z प्लस 7 ओवर z स्क्वायर प्लस 2z माइनस 3 ये एनालिटिक नहीं है इन दो पॉइंट्स पर। ऑफ दीज पॉइंट्स ओनली z1 लाइज विद इन कंटूर c which is circle centered at z is equal to 2 of radius r is equal to 2 know by partial fraction। अब हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन को by using partial fraction इसको क्या करते हैं, मजीद फैक्टराइज करते हैं। ये कैसे होगा, देखिए स्टूडेंट्स, 5z प्लस 7 ओवर z स्क्वायर प्लस 2z माइनस 3। अब ये किसके इक्वल हो गया, 5z प्लस 7 ओवर z माइनस 1 into z प्लस 3। अब इस चीज को हम लिख सकते हैं
a ओवर z माइनस वन प्लस b ओवर z प्लस थ्री। इसको स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने इस वैल्यू को कैंसिल करना है, तो हम क्या करेंगे कि इस वैल्यू को दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे। हमें क्या मिला 5z प्लस 7 विच इज इक्वल टू a इंटू जेड प्लस थ्री प्लस b इंटू जेड माइनस वन। यानी स्टूडेंट्स इस फ्रैक्शन को हम क्या करें, या इस आप कह लें रेशनल फंक्शन को यानी सिंप्लीफाई, या आप कह लें कि पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए स्टूडेंट्स हमें पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत पड़ती है। तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास देखें स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर z माइनस वन है, अगर इसको हम इक्वल रखें जीरो के, तो यहाँ से हमें z की वैल्यू क्या मिलती है स्टूडेंट्स, वन मिलती है। तो इसी z की वैल्यू को आप इसमें पुट करें तो यहाँ से हमें a की क्या वैल्यू मिली, थ्री मिली। और अगर z यहाँ पर अगर इसको हम जीरो रखें और इसको सॉल्व करें तो z क्या आता है, माइनस थ्री आता है। तो इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में आप पुट करें, यहाँ से हमें b की क्या वैल्यू मिलती है, टू मिलती है। यानी a की वैल्यू थ्री और b की वैल्यू टू। तो हम क्या करेंगे कि इसी में a और b की वैल्यूज पुट करें और ये हमें क्या मिलता है 5z प्लस 7 ओवर z स्क्वायर प्लस 2z माइनस थ्री विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 ओवर z माइनस वन प्लस 2 ओवर z प्लस थ्री। यानी हमने इसको पार्ट्स में अलग अलग कर दिया। अब हम इस पर क्या करते हैं कि क्लोज इंटेग्रल अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कैसे हो जाएगा आगे कन्वर्ट, क्लोज इंटेग्रल से 5z प्लस 7 ओवर z स्क्वायर प्लस 2z माइनस थ्री dz। अब ये किसकी इक्वल हो जाएगा, ये थ्री बार आ जाएगा। और क्लोज इंटेग्रल से 1 ओवर z माइनस वन dz प्लस टू इंटू, अब देखें स्टूडेंट, टू इंटू क्लोज इंटेग्रल से 1 ओवर z प्लस थ्री dz। अब ये हमें क्या मिला, इसकी कह लें सिंप्लीफाई फॉर्म मिल गई। अब इस चीज में देखते हैं स्टूडेंट्स, ये वाली वैल्यू इसका इंटेग्रल क्या आता है और इसका इंटेग्रल क्या आता है। अब स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले को यूज करेंगे जो कि हमने प्रीवियस फार्मूला वहां पर देखा है। देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर z माइनस वन, तो ये जो z नॉट है यहाँ पर स्टूडेंट्स z नॉट किसकी इक्वल है, ये हमें माइनस वन की इक्वल है। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि अगर ये माइनस वन इसी डोमेन के अंदर लाइक करेगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, टू पाई आएगी। तो अदरवाइज ये वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या आता है, z इज इक्वल टू सॉरी वन यहाँ पर देखो। अब ये जो z नॉट है स्टूडेंट्स, ये इसी कंटूर के अंदर ही लाइक कर रहा है, ये वाला पॉइंट है। तो इसके लिए जो इंटेग्रल है बाय यूजिंग फॉर्मूला, इसकी वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, क्या आएगी, टू पाई आयोटा आएगी। और यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स z इज इक्वल टू माइनस थ्री, यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें z प्लस थ्री विच इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पर हमें z की क्या वैल्यू मिलती है, माइनस थ्री मिलती है। यानी जो z यहाँ पर माइनस थ्री पॉइंट है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। और अगर ये फंक्शन यहाँ पर एनालिटिक नहीं है, वो अगर आउटसाइड ऑफ कंटूर है, तो स्टूडेंट्स इसका रिजल्ट क्या आना है, बाय यूजिंग फार्मूला जीरो आना है। यानी अगर पॉइंट उसी कंटूर के अंदर लाई करेगा तो रिजल्ट क्या आएगा, टू पाई आयोटा आएगा। अदरवाइज वो पॉइंट उसके लिए वेरिएबल्स वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। अगर वो पॉइंट आउटसाइड ऑफ कंटूर है तो वैल्यू जीरो, अगर वही पॉइंट इनसाइड ऑफ कंटूर गिवन कंटूर है तो क्या आगे, टू पाई आयोटा आएगी। तो इनकी वैल्यूज को हमने यहाँ पर पुट किया, तो ये इसकी इस क्लोज इंटेग्रल सी और एफ ऑफ जेड डी जेड की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आई, टू पाई आयोटा आई, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो। तो इसको सॉल्व करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसी इंटेग्रल की वैल्यू क्या आती है, सिक्स पाई आयोटा आती है। तो इसको हमने यानी हमने क्या किया कि बाय यूजिंग प्रिंसिपल इसको हमने सॉल्व किया। और देखिए स्टूडेंट्स, इस होल को सॉल्व करने के बजाय अगर हम इसी जो हमने यहाँ पर C1 इंट्रोड्यूस करवाई है कंटूर, इसके अलॉन्ग अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आते हैं, सेम आते हैं, और हमारे पास क्या हो जाता है, सॉल्व करना इजी हो जाता है। तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।